नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल राउंड टू मैथ में। आज हम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को पढ़ेंगे फिजिक्स में। जनरल साइंस का पार्ट जो आपका कंटिन्यूअस चल रहा है राउंड टू मैथ पे, इस पार्ट में हम फिजिक्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, ये तीनों पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं पहला और दूसरा नियम, उनके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ एक लाइन में, ज़्यादा समय न लेते हुए। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के एग्जाम्पल जो हैं आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो देख लेंगे। और इसी पार्ट में मैं इंक्लूड कर दूंगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी पार्ट में रहेगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, 50 के अबाउट बाकी हैं, नियर अबाउट। तो आप उसको जो है प्लीज़, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो, इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो भाई। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, तो इन सबसे होता क्या है कि हमारा मनोबल बढ़ा रहता है और हम आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, अच्छे से अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा देते रहे, ताकि आपका जो प्रेम है, जो सहयोग है, हमें भरपूर मिलता रहे। तो बस इतना करने के लिए आपका थैंक यू। और अगर आप कर दिए हैं तब भी, अगर आप नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो भी ठीक है, थैंक यू। देखिए, न्यूटन्स का जो प्रथम नियम था, न्यूटन का प्रथम नियम में हमने यह बताया था कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल आवश्यक होता है। इसको हम ब्रीफली पढ़ा है, अब जाके देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट में। दूसरे नियम में यह बताया गया था कि वस्तु पर बल लगकर उस वस्तु को कितना परिवर्तित कर देता है, उसकी स्थिति कितना बदल देता है। इन दोनों नियमों को अगर अच्छे से आप स्टडी किए हों तो आपको ये बात नहीं मिला होगा दोनों नियमों में किसी भी में कि बल का जो सोर्स है वो कहाँ है, बल का अमुक स्रोत कहाँ है, या किसी वस्तु पर बल किस प्रकार लगाया जाए। ये जिक्र आपको पहले और दूसरे नियम में नहीं मिलता, ये आपको तृतीय नियम में मिलेगा। अब इसे समझने के लिए आपको आपके दैनिक जीवन के दो उदाहरण से समझा रहे हैं हम ले लेते हैं, घोड़ा या बैल द्वारा गाड़ी का खींचा जाना। दूसरा एग्जाम्पल, हथौड़ा मारकर किसी कील को दीवार में धंसाना या गाड़ना। इन दोनों एग्जाम्पल में आप अगर देखें तो आपको यह दिखा होगा कि एक वस्तु बल लगा रही है, हथौड़ा मारकर कील गाड़ना भी देखें तो वहाँ भी, और बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचे जाने में भी। दोनों एग्जाम्पल में आप यह क्लियर किए होंगे कि इसमें एक बात कॉमन है कि एक वस्तु बल लगा रही है और दूसरा उस बल का अनुभव कर रही है। यह कॉन्सेप्ट, यह संकल्पना तब और मजबूत हो जाता है जब आप न्यूटन्स की सोच में जाते हैं। न्यूटन्स ने जहां से सोचा वहीं से अगर आप सोचना शुरू करो तो यह जो संकल्पना है, यह कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है। देखिए, जो पेड़ से या पेड़ की डाली से फल अलग हुआ, वो पृथ्वी पर ही आके गिरा। अगर आप इसे देखें तो आपको यह लगता है कि फल पृथ्वी पर जब गिरा तो लगा कि फल पर लगने वाला जो बल है, फल पर जो बल लग रहा है वह उसका स्रोत पृथ्वी पर है। फल इस प्रकार नीचे आता है कि जैसे उस फल पर लगने वाले बल का जो स्रोत है वो पृथ्वी पर है, और है भी। गुरुत्वाकर्षण का नियम आप पढ़े ही हैं। तो क्या पृथ्वी ही केवल फल पर बल लगा रही है? क्या फल पृथ्वी पर कोई बल नहीं लगा रहा है? अगर इसे आप अच्छे से समझें तो आपको प्रकृति का नियम याद होना चाहिए कि प्रकृति जो है, किसी भी तंत्र में कोई भी सिस्टम है नेचुरल, ये कुदरत, ये प्रकृति हमेशा उसमें साम्य स्थापित करना चाहती है, उससे इक्विलिब्रियम में रखना चाहती है। प्रकृति का जो नियम है वो सर्वव्यापी है, व्यापक है और सिमेट्रिक है। यह पृथ्वी अपने सभी तंत्रों में एक सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। अब अगर हम इसी को कैलकुलेटिव मेथड से देखें, परिमाणात्मक दृष्टि से देखें, तो आप छोटा सा एक एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए कि जो आपका फल है वो 250 ग्राम का है। अगर वह फल 250 ग्राम का था
और पृथ्वी ने उस पर बल लगाया, तो आपको पता है कि पृथ्वी जो आकर्षण बल लगाती है वो वस्तु का भार होता है। तो अगर हम W बराबर mg से लेके चले तो यम आपका, अगर हम न्यूटन में फोर्स वेट न्यूटन में निकालना चाहें तो हमें मास को जो है केजी में करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 250/1000 इंटू जी की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं ताकि क्लियर ज़्यादा हो। ये आपका 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 2.5 न्यूटन। यानी जो फल है वो 2.5 न्यूटन का फोर्स जो है अपने पे अनुभव किया। तो 2.5 न्यूटन का जो बल है वो पृथ्वी द्वारा लगा और फल टूट के गिर गया। तो 2.5 न्यूटन का जो बल है ये पृथ्वी फल पर लगाई है, तो फल भी 2.5 न्यूटन का बल जो है पृथ्वी पर लगाया होगा। तो फल तो त्वरित हो गया, फल एक्सेलरेटेड हो गया, फ्रूट नीचे गिर गया इतने फोर्स से, क्योंकि ये उतना रिक्वायर्ड था कि फल के लिए उतना जरूरी है कि वह त्वरित हो जाए, चल पड़े। तो क्या 2.5 न्यूटन का जो फोर्स है ये पृथ्वी को भी त्वरित करने के लिए है, कैपेबल है? 2.5 न्यूटन के बल से पृथ्वी त्वरित हो सकती है। सोचिए पृथ्वी का द्रव्यमान उस फल की तुलना में कितना गुना है, कितना हजार गुना है। तो पृथ्वी को त्वरित करने के लिए 2.5 न्यूटन का जो फोर्स है वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो फल था वो 2.5 न्यूटन के फोर्स से त्वरित हो सकता था। अब अगर इतना कुछ समझने के बाद अगर आप अच्छे से देखें, पूरी चीज़ों को अगर आप खंगाल के देखें, तो आपको यह लगा होगा कि इस प्रकृति में सिंगल फोर्स, एकल बल की संकल्पना करना बेईमानी होगी। बल कभी एकल हो ही नहीं सकता, एकल बल, सिंगल फोर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बल हमेशा पेयर, युग्म में लगते, बल कभी एकल नहीं होता। बल हमेशा, कोई भी, अगर आप दिमाग में आपको चल रहा हो, पहली बार सुन रहे हो, तो आप किसी भी कहीं भी आप फोर्स लगा करके अनुभव करिएगा, बल हमेशा जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन या म्यूचुअल रिएक्शन से जनरेट होता है। एकल बल की संकल्पना है हो ही नहीं सकती। बल हमेशा दो वस्तुओं की अन्योन्य क्रियाएं, म्यूचुअल इंटरेक्शन या म्यूचुअल रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं, जनरेट होते हैं, एकल बल नहीं होता। इसी को न्यूटन ने तृतीय नियम में बहुत अच्छे से बताया है। जो आप पढ़ते हो, जो परिभाषा आपको पता रहती है, वह यह है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यहाँ यह भी समझने की बात है कि ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं, यहाँ कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम इंटरवल नहीं होता कि क्रिया हुई तब प्रतिक्रिया हुई। ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक साथ होंगे। क्रिया नहीं कि पहले क्रिया हुई ना, दोनों एक साथ होते हैं। अगर इसे आप जो है थोड़ा से सिंपल में अगर समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। परिमाण बराबर होते हैं, दिशाएं विपरीत होती हैं। याद रखिएगा। एग्जाम्पल में ले लिया हूँ, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, जिसका मास है m1 m2। ये फोर्स ए जो है बी पर एफ ए बी लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स एफ बी ए जो है अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लगा रहा होगा। तो यहाँ से एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, माइनस दिखा रहा है कि अपोजिट है, विपरीत है। याद रखिएगा। अब न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के जो उदाहरण है, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछता है कि निम्न में कौन न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है, या कोई एग्जाम्पल देकर पूछेगा कि यह न्यूटन का कौन सा नियम है, या कोई और नियम दे करके पूछेगा ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के जो उदाहरण है वो एक एक करके मैं लिख दिया हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इसको जानते हैं तो देख लीजिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया है जमीन पर चलने की प्रक्रिया, समतल जमीन पर चलने की प्रक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है घोड़े बैल द्वारा गाड़ी को खींचा जाना, तृतीय नियम के अंतर्गत आएगा। तीसरा है कुएं से जल खींचने पर अचानक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर गिर पड़ता है, यह भी न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। चौथा है बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, या गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना, यह भी न्यूटन का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपका पांचवा एग्जाम्पल है नाव से उतरते समय नाव का पीछे हटना। नाव से उतरते समय नाव पीछे हटती है रिएक्शन फोर्स से। सूर्य व पृथ्वी, इसको आप थोड़ा अच्छा समझेंगे। देखिए सूर्य जो है वो पृथ्वी पर
एक बल आरोपित करता है और सूर्य जो है चंद्रमा पर भी एक बल आरोपित करता है। सूर्य और चंद्रमा के बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समझ जाइएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी के कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का जिक्र करके भी कहेगा तो न्यूटन के नियम में जिक्र करके पूछे आपसे तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम होगा। लास्ट एग्जांपल है रॉकेट या जेट की गति। पीछे से जितनी तेजी से आपका फ्यूल गैस निकलता जलता है उतनी तेजी से वो रॉकेट जो है आगे बढ़ता है। ये भी न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अंतर्गत आएगा। अब आजकल पेपर में है क्या कि एग्जाम्पल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम दे रहा है लेकिन उसमें ऑप्शन में थोड़ा सा बदल दे रहा है। बोल रहा है यही एग्जाम्पल देके किसी कोई एक कहता है निम्न में यह कौन से नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को पूरी तरह से फॉलो करता है। तो अगर आपकी ये एग्जाम्पल पेपर में आए और आपको पेपर में दे कि ये कौन से नियम के अंतर्गत है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत या द्रव्यमान संरक्षण के या आवेश संरक्षण के नियम के अंतर्गत, तो सबसे सही ऑप्शन होगा संवेग संरक्षण के अंतर्गत। अब हम देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम। टॉपिक रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थोड़े से में समझ लीजिएगा, ये पूरे एग्जाम्पल इसी पे बेस है और क्वेश्चन भी आता है ऐसा। तो आप अगर इसको समझे रहेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम से पूरी तरह से रिलेट है। देखिएगा, हम लोग पढ़े न्यूटन के द्वितीय नियम में एक बात है, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वास्तव में अगर पूछ दे कि न्यूटन का कौन सा नियम गति का वास्तविक नियम कहा जाएगा तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम गति का वास्तविक नियम है, याद रखिएगा। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से अगर हम चले तो F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T पढ़े हैं आप न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम में, देख लीजिएगा वीडियो। अब हम कहें कि ये जो F एक्सटर्नल है ये लगने वाला जो आपका बाह्य बल है वो शून्य हो जाए, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो जाए तो यहाँ से डेल्टा P बाई डेल्टा T भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। और आप सब जानते हो कि डेल्टा T समय परिवर्तन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है, समय रुकता नहीं है। तो डेल्टा T कभी जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो कौन हो सकता है भैया? डेल्टा P। तो डेल्टा P जब जीरो हो गया यानी कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात जो वस्तु का संवेग रहेगा कुल वह हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे आप भाषा दे दीजिए कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला, ध्यान से, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो जाए तो उस वस्तु का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। अर्थात कोई भी वस्तु दो वस्तुएं टकरा रही हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग क्या होंगे? बराबर होंगे। बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक का पीछे हटना, पूरी तरह से बम फटने पर बम जो निकलते हैं, वो सब एग्जाम्पल आपके रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो टकराने से पहले संवेग यम भी, टकराने के बाद संवेग, दोनों आपस में बराबर होंगे। कुछ एनटीपीसी ग्रुप डी में ऐसा न्यूमेरिकल भी आया था कि बंदूक इतने वेग से गोली जो है छूटी तो बताइए बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगा। तो आप कुल संवेग ले लीजिएगा टकराने से पहले का, बंदूक का द्रव्यमान और उसका वेग, और बाद ये गोली का, और इसके बाद बंदूक कितने वेग से हटेगी उस ले लीजिएगा। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। और न्यूमेरिकल का एक पार्ट मैं पूरा पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स का, उसमें पूरे न्यूमेरिकल रहेंगे जितने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी सुपर टेट वगैरह में जहाँ भी आए हुए हैं, पूरा डिस्कस कर दूंगा उसमें। आप ये तब तक पढ़ते रहिए। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पूरा ये एग्जाम्पल फॉलो करेगा। अगर पेपर में न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम न दे करके रेखीय संवेग संरक्षण नियम ऑप्शन दिया है तो ये सारे एग्जाम्पल वहाँ फॉलो करेंगे और आप ऑप्शन लगा के सही सही करके आइएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा इसी से रिलेट होगा, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिफ्ट में भार। देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम पढ़ के अगर हम लिफ्ट में भार समझ लेते हैं तो लिफ्ट में भार से हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लिफ्ट में भार डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।